Hello students, today we shall continue the chapter Relations and Functions of class 11th Mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall cover what is a relation and what is its domain, codomain and range. Relation क्या होता है और relation की डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन। A relation is a rule of association that relates elements of one set to the elements of the other set. जब भी हमें रिलेशन को डिफाइन करना होता है तो हमें दो सेट की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू अ रूल ऑफ एसोसिएशन एंड दैट रूल ऑफ एसोसिएशन इज नॉन एज अ रिलेशन। यानी रिलेशन एक रूल है जो एलिमेंट्स को रिलेट करता है, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। तो जब भी रिलेशन को विजुअलाइज करना है तो हमें दो सेट आइडेंटिफाई करने होंगे। तो रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में होगा। अ रिलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। और इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, आर विच इज ए रिलेशन, इट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और ये नोटेशन हम काम में लेंगे। अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है और सेट ए से खुद पर ही डिफाइन है, फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, वी से दैट द रिलेशन आर इज इन सेट ए, या कभी कभी लिख देते हैं द रिलेशन आर इज ऑन सेट ए। तो रिलेशन अगर सेट ए पर डिफाइन है या रिलेशन सेट ए में डिफाइन है तो हम समझ लेंगे कि जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट ए पर है, सेट ए से सेट ए पर है। तो ये तो हुआ रिलेशन एज ए रूल ऑफ एसोसिएशन। रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन को हम एक दूसरे ढंग से भी विजुअलाइज कर सकते हैं और यदि हम दूसरे नजरिए से देखेंगे तो रिलेशन एक सेट है। रिलेशन इटसेल्फ इज ए सेट। तो रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू अ सेट, लेकिन इस सेट के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स की खासियत क्या होगी उसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक सेट ले लेते हैं हम ए और उस सेट में जो एलिमेंट्स है वो है 2, 3, 4, 8, लेट अस सपोज ये एलिमेंट्स है। और सेट बी जो है उसमें जो एलिमेंट्स है वो है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स है। और यदि इसको मैं डायग्राम के थ्रू शो करूं, वेन डायग्राम के थ्रू, तो ऐसे शो कर सकता हूं कि ये जो एलिमेंट्स है ये तो हो गए 2, 3, 4, 8। और इसी तरह से जो दूसरा सेट, ये तो सेट ए हो गया, और जो सेट बी है उसको भी बना देते हैं, ये सेट बी है और इसके जो एलिमेंट्स है वो है 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स है। और हर एलिमेंट्स को हम एक डॉट से शो कर देते हैं। और सपोज हम चाहते हैं कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हों किसी रिलेशनशिप के थ्रू या किसी रूल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। और वो रूल मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा। मान लीजिए ये रूल अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। यहां पर ये रूल इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। मान लो हम कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए कि इसका कोई एलिमेंट पिकअप किया सेट ए का और वो है स्मॉल एक्स। इसी तरह से एक एलिमेंट वाई पिकअप किया और वो बी का एलिमेंट है। और मैं इस तरह से इसको डिफाइन कर रहा हूं कि x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y इफ, ये कंडीशन लगा देता हूं कि इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y। तो मैंने कह दिया कि जो x है वो y से रिलेट हो जाएगा यदि x इज ए फैक्टर ऑफ। तो ये मैंने एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दी या एक रिलेशन डिफाइन कर दिया बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि यदि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट का फैक्टर है देन दीज टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक्स वाई से रिलेटेड हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कौन किससे रिलेटेड है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं कि एक्स आर वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, ऐसे भी लिख देते हैं। एक्स अगर वाई का फैक्टर है तो एक्स आर वाई। तो अब देखते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है।
तो हम देख रहे हैं कि जो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, यस इट इज ट्रू, सो 2 इज रिलेटेड टू 4। जो एलिमेंट सेट ए का सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है उनको हम जो है यहाँ पर एरो से रिलेट कर देते हैं। मान लीजिए 2 है वो 4 से रिलेटेड है क्योंकि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो ये से रिलेटेड है। इसी तरह से 2 और किसका फैक्टर हो सकता है, 5 का नहीं है, 6 का फैक्टर है, तो 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6। इसी तरह से 3 जो है 4 का फैक्टर नहीं है, 3 5 का फैक्टर भी नहीं है, बट 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 6 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 4 देखें तो ये 4 जो है 4 का फैक्टर है, ये 4 का फैक्टर है। इसी तरह से देखें ये जो 4 5 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 5 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। 7 का भी फैक्टर नहीं है। 8 देखें तो 8 किसी का भी फैक्टर नहीं है क्योंकि 8 इनमें से 4 5 6 7 में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये ढूंढ लिया कि कौन किससे रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशनशिप। अगर मैं रिलेशनशिप इस तरह से डिफाइन करता हूं तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड है। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यदि मैं इसको लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि इसमें जो 2 है दिस इज रिलेटेड टू 4, और ये भी लिख सकता हूं कि 2 इज रिलेटेड टू 6। इसी तरह से लिख सकता हूं कि जो 3 है वो रिलेटेड टू 6, और जो 4 है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4। तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो ये तो हो गया कि हम कैसे लिखें, और इसको हम इस तरह से भी लिखें क्योंकि मैंने कहा कि रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स, यहां देखिए 2 और 4 से एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 2, 4। इसी तरह से 2 और 6 से भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 2, 6। इसी तरह से 3, 6 और 4, 4। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन आ गया हमारे पास। इस कलेक्शन को मैं कह दूंगा कि दिस कलेक्शन इज अ रिलेशन। दिस कलेक्शन इज अ रिलेशन। तो रिलेशन कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकेंड एलिमेंट थ्रू अ रूल ऑफ एसोसिएशन। और वो रूल जो है वो हर सिचुएशन में डिफरेंट होगा। यदि यहाँ रूल ये है कि x इज ए फैक्टर ऑफ y, तो ऐसी स्थिति में इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कब रिलेट होगा वो ये इस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे 2 इज रिलेटेड टू 4 बिकॉज 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4। तो इस तरह से जो है ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना रहे हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड है थ्रू दिस रूल ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसे जो ऑर्डर्ड पेयर्स, जो स्पेशल ऑर्डर्ड पेयर्स है, उनके कलेक्शन को हम बोलेंगे अ रिलेशन। ये रिलेशन हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया, एक तरह से सेट है लेकिन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कलेक्शन है उसी को हम रिलेशन कह देते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है जो कि रिलेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इस रिलेशन को हम वापस नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ये हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन को हम नेक्स्ट पेज पर लेंगे। चलिए इस रिलेशन को हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये नेक्स्ट पेज पर मैं इस रिलेशन को ले लेता हूं, और इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स रिलेटेड है उनको मैं लिख देता हूं। तो यहाँ जो रिलेशन R है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें जो 2 है वो 4 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 6 से भी रिलेटेड है, इसी तरह से जो 3 है वो 6 से रिलेटेड है, और 4 जो है वो 4 से रिलेटेड है। अब इसके बेसिस पर हम जो है रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो डोमेन होता है वो डोमेन हम कैसे डिफाइन करते हैं। डोमेन में हम क्या करते हैं कि ये जो रिलेशन को यदि हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ 2 है, 3 है और 4 है, इनको यदि हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उनका जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, 2, ये 2 रिपीट हो रहा था, हम एक बार लिखेंगे 2, 3, 4। ये जो येलो कलर्ड एलिमेंट्स है दे आर दी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ
ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर, तो उनका जो कलेक्शन है दिस इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन, ये डोमेन हो गया, इस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। इसी तरह से जो कोडोमेन है, कोडोमेन बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये जो सेट आर है ये ए से बी में है। यदि ये सेट आर, ये रिलेशन आर जो है वो ए से बी में है, तो ऐसी स्थिति में जो कोडोमेन है इस सेट बी, एंटायर सेट बी को हम कोडोमेन कर देते हैं। तो कोडोमेन तो बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन कर देंगे, अगर रिलेशन ए से बी में है तो सेट बी जो पूरा का पूरा जो है वो कोडोमेन कहलाएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7 यहां पर कोडोमेन है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात हो रही है, हम जनरल वे में डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कोडोमेन क्या होगा, अगर सेट ए से बी में डिफाइन है तो सेट बी जो है वो कोडोमेन होगा। और डोमेन में हम क्या करेंगे कि जो जब आर को, रिलेशन को यदि हम ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन के रूप में लिख देते हैं तो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनको यदि हम कलेक्ट कर लें तो वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन, कोडोमेन, और जो रेंज है, रेंज को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, रेंज में ये जो सेकेंड एलिमेंट्स है जैसे 4, 6, 4, इनको यदि हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो थे फर्स्ट एलिमेंट्स जो येलो कलर थे, और अब हम ले रहे हैं रेंज। रेंज में हम क्या करेंगे, ये जो 4, 6, 4, 6 तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे तो ये रेंज हो गई। तो 4, 6 क्या हो गई, रेंज, क्योंकि ये सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन हम कर लेंगे तो वो रेंज। अब हम यहां से देख सकते हैं कि रेंज में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कोडोमेन के ही हैं, क्योंकि कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स जो है वो रेंज में आ रहे हैं, और जो जो एलिमेंट्स रेंज में आ रहे हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कोडोमेन में जो किसी से रिलेटेड ना हो। इसलिए कोडोमेन नॉर्मली बिगर साइज का होता है एज कम्पेयर टू रेंज। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रेंज है वो इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इन जनरल दिस इज ट्रू। Sometimes range may be equal to codomain when all elements of codomain are related with some element of set A. हो सकता है, लेकिन तब भी सबसेट तो हो ही जाएगा। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी एक हमारे पास रिजल्ट है। चलिए अब इसको जो है हम एक चीज और यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि मैं पूरा एंटायर कलेक्शन A क्रॉस B फाइंड आउट करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B यदि मैं फाइंड आउट करूं A क्रॉस B, तो वो कितना आएगा। तो चलिए इसको हम एक नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये कितना आएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ये हमारे पास है। तो इस कलेक्शंस में हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ सेट ए एक कलेक्शन है, सेट बी एक कलेक्शन है, दोनों सेट है, और हम A क्रॉस B यदि फाइंड आउट करें तो A क्रॉस B इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच कैन बी फ्रेम्ड बाय टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट B। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और यदि मैं इसको कलेक्ट करूं तो यहाँ मैं लिखूंगा 2,4 भी लिखूंगा, इसके बाद 2,5 भी लिखूंगा, फिर 2,6 भी लिखूंगा, 2,7 भी लिखूंगा। इसी तरह से जो 3 है उसका भी 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 3 का 7 के साथ। और इसी तरह से जो 4 है इस 4 का भी 4 के साथ, यहाँ से 4 लेंगे और उधर के सभी एलिमेंट्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो 4 है, 4 का फिर 5 के साथ कॉम्बिनेशन, 4 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन, 4 का 7 के साथ कॉम्बिनेशन। इसी तरह से जो 8 है इसका 4 के साथ कॉम्बिनेशन, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। तो इतना बड़ा जो कलेक्शन है वो होता है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कंटेंस एक्चुअली ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। और जो R हमने देखा है यहाँ पर, R में केवल और केवल जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वही आ रहे हैं। 2 का रिलेशन 4 से है, और इसी तरह से 2 का रिलेशन 6 से है, 4 का रिलेशन 4 से है, और 3 का रिलेशन 6 से है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये इसमें आ रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं
कि आर के जो एलिमेंट्स है दे आर फ्रॉम दी बिगर कलेक्शन ए क्रॉस बी, क्योंकि 2,4 भी यहाँ है, 2,6 यहाँ मिल रहा है, इसी तरह से 4,4 भी इसमें यहाँ है, इसी तरह 3,6 भी यहीं से आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन जनरल रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन ए क्रॉस बी में तो सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है, लेकिन आर में केवल स्पेशल ऑर्डर्ड पेयर्स ही है जिनमें फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी रूल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रिलेटेड है। तो हम रिलेशन को एक तो कहते हैं रूल ऑफ एसोसिएशन कि रूल है, दूसरा इस रिलेशन को हम सेट भी कह देते हैं। तो रिलेशन को हम सेट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो डिस्क्राइब करना हो गया, और फिर जब रिलेशन को सेट की फॉर्म में इस तरह की सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, तब फिर हम उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर सकते हैं। और रिलेशन, जब भी रिलेशन दिमाग में आता है तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन हमेशा किसी एक सेट से दूसरे सेट में ही होगा। तो इसका मतलब जब भी रिलेशन होगा तो दो सेट भी होंगे। हालांकि दोनों सेट यदि इक्वल है तो हम कह देंगे रिलेशन इज इन सेट ए, इसका मतलब हुआ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, या रिलेशन इज ऑन सेट ए, तब भी रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, इस तरह से होता है। लेकिन रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आर इंक्लूडेड, बट इन रिलेशन ओनली दोज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इंक्लूडेड इन विच फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द सेकंड एलिमेंट्स बाय रूल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंड बाय द रिलेशन। सो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। A relation from A to B is a subset of A cross B। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो रिलेशन R से बिलोंग करता है, देन Y इज कॉल्ड इमेज ऑफ X एंड X इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ Y। यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो किसी रिलेशन का एक एलिमेंट है, क्योंकि रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है, तो उसका एक एलिमेंट लिया मान लो जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी द प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी जो सेकेंड एलिमेंट y है इसकी प्री इमेज होगी x और x की जो इमेज है वो होगी y। अब यहाँ हम समझ सकते हैं ये कि यहाँ कौन किसकी इमेज है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जो 2 है, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, ये 4 की प्री इमेज है। सिमिलरली 2 इज प्री इमेज ऑफ 6 ऑल्सो। इसी तरह देखिए कि जो 2 प्री इमेज है 4 की भी है और 6 की भी प्री इमेज है। अच्छा, 3 इज प्री इमेज ऑफ, देखिए 3 किसकी प्री इमेज है, 6 की है। इसी तरह से जो 4 है, 4 इज प्री इमेज ऑफ 4, 4 जो है वो 4 की प्री इमेज है। तो प्री इमेज के टर्म्स में तो यूं कहें। और अगर इमेज की बात करें तो इमेज में हम बता सकते हैं कि जैसे 4 इज द इमेज ऑफ 4 इज द इमेज ऑफ 4 किसकी इमेज है, 2 की भी इमेज है और 4 की भी इमेज है। 2 एंड 4, 2 की भी इमेज है 4 और 4 की इमेज भी है। तो इधर जो है वो इमेजेज है। और यदि हम इमेजेस की टर्म्स में बात करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 4 और 6 है, 4 और 6 दे आर दी इमेजेज ऑफ सम एलिमेंट्स। जैसे 2 की इमेज है और इधर ये 2 की इमेज है 4, इसी तरह 6 भी किसी न किसी की इमेज है। तो ये जो इमेजेज का कलेक्शन है उसको हम रेंज कह सकते हैं। तो रेंज को हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ इमेजेज कह सकते हैं। शॉर्ट में हम ये भी कहें कि रेंज क्या होती है कि सेट ऑफ इमेजेज होती है। और ये जो होती है डोमेन, ये होता है सेट ऑफ प्री इमेजेस होती है। जितने भी प्री इमेजेस है उनका कलेक्शन, सेट ऑफ प्री इमेजेस। 8 किसी की भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए इसमें वो नहीं आ रही है। तो हम डोमेन को बोलेंगे सेट ऑफ प्री इमेजेस और रेंज को बोलेंगे सेट ऑफ इमेजेस और कोडोमेन बोलेंगे एंटायर सेट बी। एंटायर सेट बी है उसको हम कोडोमेन कह देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है वो 1 to 5 है, सेट बी है 3,4 है, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी और x इज रिलेटेड टू y अंडर ए रिलेशन r इफ x इज ग्रेटर देन y। तो अब की बार जो रूल ऑफ एसोसिएशन है वो डिफरेंट है कि एलिमेंट x विल बी रिलेटेड विद एलिमेंट ऑफ y वेन एवर फर्स्ट एलिमेंट x इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट y। तो ये रिलेशनशिप है।
तो इसके अकॉर्डिंगली हमें आर को लिखना है। तो इसको वी राइट इट एज, ऐसे लिखते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या बोलेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x इज रिलेटेड टू y हो गया तो फिर x कोमा y जो है एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, और वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R का एक एलिमेंट हो गया है। और इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे रिलेशन को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को जिसमें रूल ऑफ एसोसिएशन ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन y, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड x इज ग्रेटर देन y। और इसके अकॉर्डिंग यदि हमारे पास ये रूल है, और इस रूल के अकॉर्डिंग जो अपना देखें कि कौन किससे रिलेटेड है, क्योंकि जो R है इट इज द कलेक्शन ऑफ सच x कोमा y कि x तो A से हो, y B से हो और x इज ग्रेटर देन y हो, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो रिलेशन R के कलेक्शन में होंगे। तो अब हम देखें कि देखो A जो x तो लेंगे हम सेट A से, तो जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिया और इसको चेक किया कि 1 और 3 क्या आपस में रिलेटेड है, लेकिन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो इसलिए 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3। यदि मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस कलेक्शन को, यहाँ लिख देता हूँ 1, 2 और 5, और यहाँ लिख देता हूँ 3 और 4, तो देखते हैं कौन किससे ग्रेटर है। तो इसमें जो 1 है वो 1 न तो 3 से ग्रेटर है ना 4 से ग्रेटर, तो 1 का तो किसी से रिलेशन नहीं है। 2 भी ग्रेटर नहीं है 3 से, 2 भी ग्रेटर नहीं है 4 से, तो ये भी रिलेटेड नहीं है। डेफिनेटली 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 4, सो ओनली 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 5 इज रिलेटेड टू 4, और बाकी कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब 1,3 जो है वो इस कलेक्शन में नहीं हो सकता। 1,3 जो ऑर्डर्ड पेयर इस कलेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3। सिमिलरली बाकी सिचुएशन में हम देख सकते हैं 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4, इसलिए 2,4 डज नॉट बिलोंग टू R, 1,4 does not belong to R, 2,3 does not belong to R, 1,3 does not belong to R, but 5,3 belongs to R because 5 is greater than 3, so 5 is related to 3 according to this rule। ये रूल ऑफ एसोसिएशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि इस रिलेशन R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो इसमें है 5,3 और 5,4, यही है। इसके अलावा फिर बाकी दूसरे जो है इस कलेक्शन में नहीं आ रहे हैं। अब यदि हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली A क्रॉस B में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 5,3, 5,4, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि A क्रॉस B तो एक बिगर कलेक्शन है और R में केवल स्पेशल ऑर्डर्ड पेयर्स ही हैं, सो डेफिनेटली R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये हम यहाँ भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी। अच्छा, इसको डायग्राम के थ्रू ये इस तरह शो कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही शो कर लिया है, एरो डायग्राम कहेंगे इसको। और अब हम जो रिलेशन के डोमेन को यदि डिफाइन करें तो डोमेन क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस मीन्स यहां पर भी जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन, क्योंकि x सच दैट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि ये जो कोई भी रिलेशन से रिलेटेड कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी इन द डोमेन ऑफ R, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R का एलिमेंट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट दैट विल बी इन द कलेक्शन ऑफ रेंज। तो रेंज ऑफ R विल बी इक्वल टू द सेट ऑफ इमेजेस। तो रेंज तो क्या है, एक बार फिर से लिख देता हूं, डोमेन है, डोमेन होता है सेट ऑफ प्री इमेजेस। ये है सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस। और जो रेंज है वो है सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेजेस का कलेक्शन है वो इसमें आएगा। और कोडोमेन एंटायर सेट बी, एंटायर सेट बी जो है दिस विल बी इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज को हम एक तो सेट ऑफ इमेजेस, डोमेन जो है वो सेट ऑफ प्री इमेजेस, और यह प्री इमेज देखिए 3 की प्री इमेज 5 है, 4 की प्री इमेज भी 5 है, इसलिए जो प्री इमेजेस का कलेक्शन करेंगे तो उसमें केवल और केवल 5 ही आएगा। और रेंज में जो इमेजेस का कलेक्शन, तो जो एलिमेंट्स रिलेटेड है दे आर दी इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे 5 की इमेज है यहाँ पर, तो 5 की 2 इमेज है यहाँ पर, 5 की 3 भी इमेज और 4 भी इमेज है, तो यहाँ पर 3 और 4 इमेजेस का कलेक्शन हो गया है, तो ये रेंज हो गई। और कोडोमेन में सारे आएंगे सेट बी के, तो सेट बी यहाँ पर 3, 4 ही है, तो पूरा एंटायर सेट बी जो है वो रेंज भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो दे आर रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए. ऑन ए मीन्स हो गया कि ये रिलेशन जो है वो ए से ए में है. ये तो पक्का हो गया कि ये रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट ए में है. और इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर शामिल होंगे? तो यहाँ लिखा है कि इफ बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए. यदि मान लीजिए जो बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है, ए से डिविजिबल है, तो उसमें लिखना है हमें आर को इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर फाइंड द डोमेन ऑफ आर और फाइंड द रेंज ऑफ आर. तो ये हमें करना है. तो चलिए इसको शुरू करने के लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और इसमें पहचान लेते हैं पहले तो कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है. 1 2 3 4 6 है. 1 2 3 4 6. तो यहाँ मैं इसको पहले फिगर बना लेता हूँ. यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 6. इसी तरह एक दूसरा कलेक्शन ले लेते हैं. इसमें भी हम वापस ये लिखेंगे 1 2 3 4 6 और इसको हम डॉट से शो कर देते हैं. सारे एलिमेंट्स जो है उनको डॉट से शो कर देते हैं. तो यहाँ हमारे पास ये एलिमेंट्स है और एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए में ही है. रिलेशन इज ऑन सेट ए है. तो अब इसमें यदि मैं कोई भी कहता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ देखते हैं क्या था, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए. इफ बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए. एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए. और यहां जो ए है वो तो बिलोंग्स टू ए है और जो बी है वो बिलोंग्स टू बी है. अब इसके अकॉर्डिंग देखना है कौन किससे रिलेटेड है. तो चलिए देखते हैं कि बी जो है 1 इज डिविजिबल बाई 1, करेक्ट. तो इसलिए 1 इससे रिलेटेड हो गया. 1 और किससे डिविजिबल है? 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 6 से भी नहीं है. इसका मतलब ये 1 का इनसे किसी से भी रिलेशन नहीं है. बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हमें सेट जो सेकंड सेट दिख रहा है उसमें से एलिमेंट लेना है और वो पहले वाले सेट के एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए. अब 2 जो है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है? तो 2 डेफिनेटली 1 से भी डिवाइड हो रहा है और जो 2 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है. 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है. तो ये भी हो गया. इसी तरह से जो 4 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है. तो 1 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया. तो ये भी हो गया है. इसी तरह से जो देखें 1 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अब 6 को देखते हैं. 6 जो है ना 1 से डिवाइड हो रहा है डेफिनेटली और 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है. तो ये किस किस से हो रहा है ये लिख देते हैं हम. एक तो हो रहा है 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है. इसी तरह से ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है. इसी तरह से ये जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 6 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 6 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 6 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है. तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे कर देते हैं. तो ये इससे डिवाइड हो रहा है. तो कौन किससे रिलेटेड है वो हमें यहाँ से पता लग रहा है. अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये है कि आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि हमें एक तरह से एज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखना है. तो पहला क्वेश्चन जो 1 से शो हुआ है तो ये 1 लिख देता हूँ यहाँ. तो ये 1 हो गया और इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो जो रिलेटेड है. जैसे 1 है, 1 1 से भी है, 1 तो सभी से है क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है. तो 1 इज एग्जैक्टली डिविजर ऑफ एवरी नंबर, इसलिए ये तो आएगा 1 4 आ गया और इसके बाद 1 6 आ गया. ये तो हो गया. इसके बाद 2 देखें, 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है? 2 को भी कर रहा है, 2 जो है वो 4 को भी कर रहा है, 2 जो है वो 6 को भी कर रहा है. इसी तरह से 3 की बात करें तो 3 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है और जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है. इसी तरह से 6 है वो केवल और केवल 6 को डिवाइड कर रहा है. तो ये जो कलेक्शन हम कर लेते हैं तो ये कलेक्शन हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स in which first element is related to second element through the rule of association given by B is exactly divisible by A. इस तरह से है. तो ये तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है. दूसरा कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर. अब जो डोमेन है वो हम क्या करते हैं, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनको यदि मैं कलेक्ट कर लेता हूं तो वो डोमेन का काम करेगी.
तो डोमेन में आराम से लिख सकता हूँ कि डोमेन ऑफ आर जो है वो एक तो ऐसे समझ सकता हूँ, या फिर प्री इमेजेस का कलेक्शन है वो भी डोमेन होता है। तो प्री इमेजेस का मतलब यहाँ देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है और 4 भी था। तो 4 हमने लिखा नहीं तो 4 को भी लिख देते हैं, 4 छोड़ दिया हमने। 4 जो है किस किस को डिवाइड कर रहा है, ये 4 को डिवाइड कर रहा है और किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 4 भी आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है। तो हम ये तो हो गया रिलेशन आर, और जो डोमेन ऑफ आर है उसमें ये जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन कह दो, या जो प्री इमेजेस है उनका कलेक्शन कह दो। तो ये येलो कलर्ड एलिमेंट्स है, दे आर दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उनको यदि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ तो 1 2 3 4 और 6, तो पूरा का पूरा जो सेट ए है वो डोमेन ही हो गया है, क्योंकि प्री इमेजेस में सारे एलिमेंट्स ही काउंट हो गए हैं। इसी तरह से जो रेंज ऑफ आर की बात करें, कहाँ पूछा है रेंज ऑफ आर, देखते हैं क्वेश्चन। डोमेन पूछा है, फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा है रेंज, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रेंज ऑफ आर। तो रेंज में हम क्या करेंगे कि जो भी सेकेंड एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स में उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे ये सेकेंड एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6, इसी तरह से यहाँ भी है 2 4 6 4 3 6 6, ये सब रेंज में कहलाएगी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो रेंज है उसमें भी सारे के सारे ही जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो यहाँ काउंट हो रहे हैं 1 2 3 4 6, तो ये रेंज हो गया है। यदि इसमें कोडोमेन पूछा जाता, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन कोडोमेन यदि पूछा जाता, तो कोडोमेन ऑफ आर विल बी इक्वल टू एंटायर सेट ए, क्योंकि जो सेकंड सेट है ए, दिस विल बी द कोडोमेन। तो यहाँ जो कोडोमेन है वो इज इक्वल टू रेंज के इक्वल है। यहाँ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है। और यहां भी मैं ये कह सकता हूं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इस कोडोमेन की सबसेट है, हालांकि ये इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है। रेंज यहां पर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कोडोमेन, लेकिन फिर भी रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन तो है ही। तो इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। इस तरह से डिफाइन करना है कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1 मोर देन दी फर्स्ट एलिमेंट, y इज इक्वल टू x प्लस 1। और इसमें हम x जो है वो ऑब्वियसली सेट ए का है और y भी सेट ए का एलिमेंट है, क्योंकि रिलेशन जो है वो डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट ए में। तो पहली बात तो ये कि रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू ए है, और इसको जो है यूजिंग एन एरो डायग्राम शो करना है। पहला काम तो यही है, तो इसमें हम ये एरो डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। पहला पार्ट हम ये कर लेते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया सेट ए है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से इसी सेट के एलिमेंट्स फिर लिख देते हैं और उसको वापस सेट ए कहेंगे 1 2 3 4 5 6। और जो एलिमेंट्स है अब 1 किससे रिलेटेड है, यहाँ देखें कि जो यदि मैं यहाँ 1 लूंगा, x की वैल्यू में 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2 होता है। तो 1 का रिलेशन किससे हुआ, 2 से हुआ, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट y जो है दिस शुड बी 1 मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 का रिलेशन 2 से हुआ, 2 का रिलेशन 3 से हुआ, क्योंकि 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, इसमें कहीं है ही नहीं। इसका मतलब है कि 6 का किसी से रिलेशन नहीं है। तो एक तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ये तो एरो डायग्राम के थ्रू हमने इस रिलेशन को बिल्कुल शो कर दिया है। पहला पार्ट तो ये हो गया। ये रिलेशन था ए से ए में था, और ये हमने एरो डायग्राम से इसको शो कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ कर दिया इस तरफ, और जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ हम कर सकते हैं। ये कह रहा है कि इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखिए। तो डोमेन में हम क्या करते हैं, जो भी प्री इमेजेज है उनका कलेक्शन हम कर देते हैं। तो प्री इमेजेज में देखिए यहाँ, या यूं कहो कि जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो वाले एलिमेंट्स सेट ए के जो फर्स्ट सेट है उसके जो एलिमेंट्स रिलेटेड है वो प्री इमेजेज है, तो उनका यदि मैं कलेक्शन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 किसी रिलेटेड नहीं है तो 6 डोमेन में नहीं आएगा। इसी तरह से यदि मैं कोडोमेन लिखूं तो कोडोमेन जो इमेजेस का कलेक्शन है, तो ये इमेजेस का कलेक्शन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो इमेजेस में देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, तो 2 3 4 5 और 6 हो गया। वो जो है वो रेंज हो जाएगी, ये रेंज कहलाएगी।
इसको जो है हम कोडोमेन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेंज। तो रेंज हो गई, रेंज होती है इमेजेस का कलेक्शन। और जो कोडोमेन है दिस विल बी द एंटायर सेट ए, जो सेकंड सेट है वो कोडोमेन ऑफ आर कहलाएगा, यानी कि एंटायर सेट ए। और इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा जो है वो कोडोमेन ऑफ आर कहलाएगा। और यहां भी हम देख सकते हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो, क्योंकि जो सेट इस सेकंड सेट के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो तो कहलाएंगे रेंज में, और एंटायर सेट ए जो है वो पूरा कोडोमेन है, इसलिए रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। और यहां पर रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है। और एक और क्वेश्चन, इस फिगर में एक रिलेशनशिप शो की गई है सेट पी और सेट क्यू के एलिमेंट्स के बीच में, और इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है जो एलिमेंट सेट पी के सेट क्यू के एलिमेंट से रिलेटेड है उनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट सेट पी का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेट क्यू का होगा। तो इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो आर को हम लिख सकते हैं आर, इसमें देखिए नो का रिलेशन किस किस से है, नो का रिलेशन 3 से भी है और -3 से भी है, इसलिए लिखेंगे कि 9,3 भी है और 9,-3 भी है। इसी तरह से 4 का रिलेशन देखें तो 4 का रिलेशन 2 से भी है और 4 का रिलेशन -2 से भी है। तो 4 का रिलेशन 2 से भी है और 4 का रिलेशन -2 से भी है। और 25 का देखें तो 25 का रिलेशन 5 से भी है, 25 रिलेटेड विद 5 एंड 25 इज ऑल्सो रिलेटेड विद -5। तो ये हमने लिख दिया इसको रोस्टर फॉर्म में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। और सेकंड कह रहा है राइट सेकंड पार्ट, ये तो सेकंड पार्ट हुआ क्योंकि हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है पहले। और पहला कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखिए, मतलब आर को हमें ऐसे लिखना है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स तो बिलोंग्स टू पी होना चाहिए और वाई बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। यहां तक तो ठीक है। और अब हमें रूल ऑफ एसोसिएशन लिखना है कि ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो यहां हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट जो x है वो सेकेंड एलिमेंट y का स्क्वायर है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। तो मैं कह सकता हूं कि जो x है वो y स्क्वायर है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर जो है फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये वो रूल हो गया, रूल ऑफ एसोसिएशन हो गया, जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। तो अगर ये रूल ऑफ एसोसिएशन लिख देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब इसकी डोमेन और रेंज हम आसानी से लिख सकते हैं। डोमेन में हम समझ सकते हैं डोमेन क्या हो रही है, जो प्री इमेजेस है उनका कलेक्शन। तो जो डोमेन है उसमें आ जाएंगे हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो डोमेन में आ जाएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है वो कोडोमेन में आ जाना है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स लिखे, अब यहाँ देखते हैं, देखिए डोमेन क्या हो गया। तो डोमेन ऑफ आर विल कंटेन, जो येलो कलर्ड फर्स्ट एलिमेंट्स है 9 है और 9 रिपीट हो रहा है, फिर 4 है, फिर 25 है। और यहाँ से हम यहाँ से भी देख सकते हैं सेट ऑफ प्री इमेजेस है ये, यानी जो एलिमेंट्स रिलेटेड दिख रहे हैं फर्स्ट सेट के वो इस डोमेन में आ जाएंगे। और जो रेंज है, रेंज में सेट क्यू के जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं या जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जैसे 5 है और यहाँ -5 भी है, इधर -3 भी है और -2 भी है। तो ये या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ जो सेकंड एलिमेंट है 3 है, -3 है, 2, -2, 5, -5, ये जो है इनको यदि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ 2, -2, 5, -5, तो ये रेंज में आ जाएगा। और एंटायर सेट क्यू विल बी द कोडोमेन। तो डेफिनेटली हियर ऑल्सो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब यदि हमें मान लीजिए एक सेट से दूसरे सेट में हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इनकी संख्या लिखनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले तो हम गौर करते हैं कि जो A क्रॉस B है उसमें तो A क्रॉस B कंटेन्स all possible ordered pairs, all possible ordered pairs, या यूं कह सकते हैं कि जो A क्रॉस B है वो वास्तव में
ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें x तो बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B है, और जो R होता है रिलेशन, जिसकी रिलेशन की बात करें तो रिलेशन विल ऑल्सो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, बट देयर इज ए रूल ऑफ एसोसिएशन कि x इज रिलेटेड टू y, ऐसा कोई ना कोई रूल ऑफ एसोसिएशन और दे रखा होगा। तो डेफिनेटली R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको मैं दूसरे तरीके से यूं भी कह सकता हूं कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B will be a relation from A to B। A से B में एक रिलेशन होगा एवरी सबसेट। अब इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये होता है कि A और B में जो एलिमेंट्स है यदि उनकी संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B यानी कितने ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनकी संख्या निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो है वो तो है P, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B जो है वो लेट अस सपोज Q, ये मान लेते हैं लेट। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू PQ। तो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, तो वो डेफिनेटली 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यदि उसको 2 की पावर में लिख दें तो वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, यानी इतने सबसेट्स होंगे। लेकिन ऑल सबसेट्स आर द रिलेशंस, दे आर द रिलेशंस। जितने भी सबसेट्स होते हैं एवरी सबसेट इज रिलेशन। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ रिलेशंस, ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B, A से B में जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस होंगे दे विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, और वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर PQ, यानी 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो इस तरह से जो हम जितने भी पॉसिबल रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सेट A से सेट B में कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक तरह से क्वेश्चन ये पूछा है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। दोनों एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B विल ऑल्सो बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। अब इसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए सेट A है, उसमें ये 1 और 2 दो एलिमेंट है, और इसी तरह से सेट B है, उसमें 3 एलिमेंट है 3, 4, 5, और यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B। तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है पहले सेट में, और दूसरे सेट में 3 है। तो A क्रॉस B यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ, यानी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाता हूँ, तो वो बनेंगे 6। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने हो गए, ये हो गए 6, 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, क्योंकि एवरी सबसेट इज रिलेशन, सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू सेट B विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया 32 इंटू 2 यानी कि 64। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हमने रिलेशन को जाना और रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है वो निकालना सीखा। साथ ही हमने देखा कि रिलेशन जो है वो रूल ऑफ एसोसिएशन भी होता है, और रिलेशन इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी रिलेशन इटसेल्फ इज ए सेट ऑल्सो, और इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। Thanks for watching this video.